रहा है सबसे अच्छा रिटर्न? कैसे होंगे आपके पैसे दोगुने? कहां पैसे लगाना है आपके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित? योर मनी यानी आपका पर्सनल फाइनेंस गुरु आपको वो सब जरूरी जानकारी देता है जो आपके पैसों से जुड़ी हो। आज भी हम ऐसी ही कोशिश लेकर हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज हमारे मेहमान हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत सिद्दीकी। आपका स्वागत है हेमंत शो पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पे मुंबई से विक्रम खानदेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग विक्रम, कुछ बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं, परिवार में कौन कौन है? गुड इवनिंग, मैं विक्रम खांडेकर बोल रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में भी। ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स और जिसमें शेयर्स में हमने किया है वो बराबर इन्वेस्टमेंट है या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? जरूर। आपकी कुल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में कितनी की है, आप मुझे बताएंगे? म्यूचुअल फंड्स में एक्चुअली जो आज का एनएवी के हिसाब से करीब करीब 10 लाख के करीब है। 10 लाख के आसपास है। और किस गोल के लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट की है? एक्चुअली मेरा एज है 50 ईयर्स। ठीक है। और गोल एक्चुअली मैंने बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो उस टाइम जब इन्वेस्टमेंट किया है 10 साल पहले तो कोई ऐसा गोल सेट नहीं किया था। लेकिन मैं एक्चुअली मेरा 2 फ्लैट्स भी हैं, एक नासिक में और एक बॉम्बे में, और एक मेरा मकान है अम्बाला कैंट में। तो इस तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है काफी। तो बच्चे के लिए मैंने एजुकेशन के लिए किया था, वो एक्चुअली इंजीनियरिंग कॉलेज में है, और जिस तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट किया उस हिसाब से बराबर चल रहा है, जो मेरा रिटर्न आ रहे हैं वो। ठीक है विक्रम, कोई खास सवाल आपका पोर्टफोलियो कैसा है ये तो आपको बताएंगे हम, लेकिन उसके अलावा कोई स्पेसिफिक सवाल आपका? सवाल यही है कि मेरे जो पोर्टफोलियो है वो बराबर है या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? मैंने एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन में किया है, एचडीएफसी लॉन्ग टर्म एडवांस फंड में है, रिलायंस टैक्स सेवर में है, ईएलएसएस फंड है, एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड है, बिरला एमएनसी प्लान है, इसमें किया है, और यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ प्लान में है। कोई डेट फंड्स को लेके खास सवाल है आपका? नहीं, डेप्थ फंड से कोई सवाल, मतलब अभी जो करंट गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है जी कैपिटल गेन के ऊपर, उससे इनमें क्या कोई इफेक्ट आएगा क्या, या क्या किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे हेमंत हैं, लेते हैं हेमंत की राय आपके पोर्टफोलियो पर। तो सबसे पहले हेमंत, इनके जितने भी सवाल हैं उस पर एक एक करके हम जाएंगे, और इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लगता है? ये कह रहे हैं कि इन्होंने डेट में भी इन्वेस्टमेंट करके रखी, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा प्रपोर्शन इनके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में है। जी, इन्होंने जो फंड्स के नाम दिए वो ज्यादातर फंड जो है वो इक्विटी के हैं। बिल्कुल। आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया कुछ साल पहले और कुछ 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट करके रखे इन्होंने। उसके बाद इन्होंने लगता नहीं मुझे कोई इन्वेस्टमेंट की है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी एक वन ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं है। इक्विटी में 2 चीजों की जरूरत है। एक तो आपको लॉन्ग टर्म आपका गोल होना चाहिए, जो टाइम होराइजन है आपका। उसके साथ में इक्वली इंपॉर्टेंट ये है कि आप समय समय पे इन्वेस्ट करते रहें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा ही एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करना, क्योंकि हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर सके। लेकिन जब भी आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा अवेलेबल हो, वो आपका पैसा जो है इक्विटी में, चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, वो पैसा जो है उसके अंदर जाना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है यहाँ पे ये है कि इन्होंने एक बार इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दी। ये बात सही है कि क्योंकि काफी साल पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया था तो अच्छे खासे इनको रिटर्न यहाँ पे मिल रहे होंगे। लेकिन अगर वो सही तरीके से चाहते हैं कि इक्विटी से उनको फायदा हो, तो मैं चाहूंगा कि ये समय समय पे पैसा इन्वेस्ट करते रहे। जहां तक इनके फंड्स का सवाल है, मुझे लगता नहीं इनकी फंड सिलेक्शन को बहुत ज्यादा अच्छी है। कुछ एक इनके पास टैक्स प्लान के फंड्स हैं, वो तो शायद 3 साल पूरे कर चुके हैं, तो वहां से निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है एक्चुअली अगर हम पोर्टफोलियो क्वालिटी की बात करें, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैं या कुछ ऐसे फंड हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको पोर्टफोलियो में पूरी तरह से बदलाव करने की जरूरत है। और मैं ये चाहूंगा इनफैक्ट कि ये जितने भी फंड हैं उन फंड से सबसे निकल जाए। बहुत ज्यादा फंड है, 9-10 फंड है पहले तो, और जितने भी फंड है, कुछ एक फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये रेगुलरली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो थीमेटिक या सेक्टर फंड में बने रहे। तो मैं 3-4 फंड इनको बता रहा हूं जहां पे ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी इक्विटी एक फंड देख सकते हैं, मल्टी कैप फंड है। बिरला इक्विटी फंड है जो एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, उसको देख सकते हैं। और मिड कैप में 2 फंड है, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी। इन दोनों फंड में कुछ हिस्सा जो है वो लार्ज कैप में रहता है। तो मुझे लगता है कॉम्बिनेशन से 3 या 4 फंड रखें। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर हो सके तो
रेगुलरली इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको काफी फायदा होगा, क्योंकि उम्मीद है कि यहां से अगले कुछ सालों तक इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। एसआईपी के जरिए आप निवेश कर सकते हैं तो डिसिप्लिन आपका मेंटेन रहेगा। लेकिन विक्रम का एक दूसरा सवाल डेट फंड्स को लेकर है, जो मैं समझती हूँ कि विक्रम के साथ साथ बाकी दर्शकों को भी जरूर परेशान कर रहा होगा कि डेट फंड्स में यहां पर अगर आप 36 मंथ्स तक बने रहते हैं तो आपके ऊपर 20% तक का यहां पर टैक्स लग जाएगा। अब इनके पोर्टफोलियो में जैसे कि आपने कहा कि मेजॉरिटी तो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, लेकिन वो तमाम दर्शक जो कि डेट की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित रहते हैं या डेट को ही एक बेहतरीन ऑप्शन समझते हैं निवेश के लिए, अब वो क्या करें और ये टैक्स किस तरह से एप्लीकेबल होगा? देखिए, जैसा कविता आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इक्विटी और डेट दोनों में। तो डेट जो है किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनफैक्ट अगर हम देखें कि हमारे देश में बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, 3 या 4% लोग हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो डेट में ही जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहले तो बात करते हैं कि जो बजट में हुआ वो ये है कि हमारे देश में बहुत सालों तक इन्वेस्टर्स को गारंटीड रिटर्न मिलती थी, कभी 12%, कभी 14%। तो उससे हुआ क्या है कि कभी भी उन्होंने मार्केट लिंक प्रोडक्ट को देखने की जरूरत नहीं समझी। अब पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने और जितने भी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने काफी मेहनत करके धीरे धीरे इन्वेस्टर्स को समझाया कि आप मार्केट लिंक जो डेट प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर देखिए। और वहां से हमने देखा भी है कि चाहे वो एफएमपीज हो या डेट फंड हो या शॉर्ट टर्म फंड्स हो, रिटेल पार्टिसिपेशन काफी बड़ा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उसमें हमने देखा है कि वो बड़ा है। अब इससे क्या होगा कि डेट में आपकी डिफरेंट टाइम होराइजन रहते हैं। आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए, आप 3-4 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आप 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म है उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि 3 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा, उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। अभी मेरे हिसाब से ये क्लियर नहीं है कि इंडेक्सेशन है या नहीं है। अगर इंडेक्सेशन है तो फिर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हाइब्रिड फंड में जो आप इन्वेस्ट करते हैं या एसेट एलोकेशन फंड में जो आप इन्वेस्ट करते हैं, उसमें शायद आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा यही मानना है कि जब अगर इस चीज को किया गया था, कहा यह गया है कि इसको जो टैक्स आर्बिट्राज है उसको निकाला गया है, लेकिन हम एक चीज यहाँ पे भूल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एफएमपी नहीं है, ये जितने भी हाइब्रिड फंड है, एसेट एलोकेशन फंड है, किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं या फर्स्ट टाइम अगर किसी इन्वेस्टर को इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा स्टेप है डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में जाना, ताकि थोड़ी उतार चढ़ाव से आप समझ सकें कि होता क्या है। फिर वहां से आप ग्रेजुएट करेंगे, आप जाएंगे बैलेंस फंड में और फिर वहां से इक्विटी फंड में जाएंगे। तो आपने जो पहली 2 सीढ़ियां थी, मेरे हिसाब से एटलीस्ट पहली 1 सीढ़ी तो आपने वहां से निकाल दी। तो जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप 3 साल या उससे ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड या दूसरे जो फंड है उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जो नए निवेशक होंगे वो क्या करेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा, आपको 2 चीज आपको देखनी पड़ेगी। पहली बात तो ये समझना है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके जो डेट फंड्स हैं, उनके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप जो ट्रेडिशनल ऑप्शन से आपको जो रिटर्न मिलता है, चाहे वो बैंक डिपॉजिट हो या बॉन्ड्स हो, वहां से आपको यहाँ पे ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो वो एडवांटेज तो आपका रहेगा। हाँ, सिर्फ इतना होगा कि अगर 3 साल से कम समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा। जो आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट है उस पर आपको टैक्स देना है। तो अगर आप 30% में है तो आपका टैक्स जो 30% है, 20 या 10 में है तो 10 और 20 आपको लगेगा। तो जितने जो 10 या % वाले हैं उनको तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जो 20 या 30 वाले हैं, 30 वाले जो हैं, उनको काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि वही एक ऐसे इन्वेस्टर्स हैं ज्यादातर जो टैक्स एफिशिएंसी देखते हैं अपने रिटर्न में। तो ये फर्क डेफिनेटली पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लंबा अगर आपका नजरिया हो तो आप बने रह सकते हैं। आपके पास दूसरे ऑप्शन हैं, वो बने रह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं विक्रम कि आपके तमाम सवालों का हमने जवाब दे दिया होगा। आपको 4 फंड्स ही अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं, और जहां तक डेट को लेकर आपका सवाल है, अगर आपने काफी लंबे समय तक आप इन डेट म्यूचुअल फंड्स में बने हुए हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में फिक्र करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। लेकिन अपना निवेश आप जल्द से जल्द शुरू करें और डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट में। इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग की और बच्चों की शादी के लिए कैसे बनाएं पोर्टफोलियो, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।
योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। हम दे रहे हैं आपके निवेश पर सटीक सलाह और मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत सिस्ती। अब लेते हैं दिल्ली से नवीन का सवाल। गुड इवनिंग नवीन, सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो तो अभी आपके पास भेजा है। जी नवीन। तो उसमें मतलब कि 6 या 7 मेरे ये अपने म्यूचुअल फंड्स हैं जिसकी मैंने SIP 2010 से कर रखी है। तो इसमें मतलब कि मेरा जो पोर्टफोलियो मतलब जो गोल है ये अपनी लड़की की शादी करनी है आफ्टर 15 ईयर्स। तो उसके लिए कम से नहीं आफ्टर 8 ईयर्स, तो उसमें कम से कम मेरे को 15 लाख के आसपास चाहिए होगा। और मेरे अभी रिटायरमेंट में 17 to 18 ईयर्स बाकी बचे हुए हैं। तो सोच रहा हूँ तो उसमें कम से कम भी अगर 1 करोड़ का मेरा अगर कॉर्पस हो जाए तो इसके लिए जो मेरा ये अपने ये म्यूचुअल फंड जो सिलेक्ट किया क्या उससे ये काम ये हो जाएगा, सेट हो जाएगा क्या? ठीक है नवीन, आपने ये इन्वेस्टमेंट कब से शुरू की है? 2010 से? 2010 से मतलब 2010 से की हुई है। ठीक है, और आपके पास कोई LIC की पॉलिसीज भी हैं जिन पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, मेरे पास एक टर्म प्लान है 50 लाख रुपीज का मैम। 50 लाख का आपके पास टर्म प्लान है। एक चीज और भी है मैडम, ये जो मैंने एक बच्चों के लिए एक स्मार्ट किड पॉलिसी ली थी तो इसमें मुझे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं, मोर देन 5 ईयर्स इसमें हो गए हैं। तो मैं इसको बंद करके इसको किसी दूसरे प्लान में लगाना चाहता हूँ, तो उसमें थोड़ा एडवाइस कीजिएगा कि मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैडम। ठीक है, चलिए लेते हैं यहाँ पर हेमंत से आपके पोर्टफोलियो पर सलाह। हेमंत जी, यहाँ पे जिस तरह से मैं इनका टाइम होराइजन देख रही हूँ गोल्स को ध्यान में रखते हुए, आपको लगता है कि पूरे हो जाएंगे? 2010 से इन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शुरू की है। अगर मैं गोल्स को देखूं तो मॉडिफाई या कुछ शफल करने की जरूरत है अपने टाइम होराइजन को? देखिए, उन्होंने कहा है इनके 2 गोल्स हैं। एक डॉटर की मैरिज के लिए इनको पैसा चाहिए और एक उनकी रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। इन्होंने कहा है आज से अगर देखें तो 8 साल का समय है उनके पास डॉटर की मैरिज के लिए एक्यूमुलेट करने के लिए और अपनी रिटायरमेंट के लिए करीब 20 साल का समय यहाँ पे। इन्होंने कहा 2010 से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। तो मैं ये मान के चलता हूँ क्योंकि 3 साल उनको ऑलरेडी हो गए हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनका जो टाइम होराइजन है वो 8 की बजाय 11 साल है और 20 की बजाय 23 साल है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी 10,000 रुपए की अगर आप देखें तो SIP की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चल रही है और उसके अलावा 4 या 5,000 रुपए ये रेकरिंग डिपॉजिट में डाल रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑलरेडी शुरू कर दिया और 3 साल पहले और आगे जाके इनके पास 8 और 20 साल का समय है, तो मैं ये दोनों को इंक्लूड करके इनका टाइम होराइजन मान के चल रहा हूँ। ठीक है। अगर क्योंकि ये इनका मेजोरिटी पैसा जो है वो इक्विटी में है, तो मैं यहाँ पे अगर 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चलूं तो जो डॉटर की मैरिज के लिए इनको चाहिए उसके लिए इनको 6,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना है और अपनी रिटायरमेंट के लिए इनको इन्वेस्ट करना है 8,000 रुपए। तो कुल मिला के 14,000 रुपीज अगर ये इन्वेस्ट करें अपने टाइम होराइजन पे तो इनके जो गोल्स हैं वो उसको यानी इनको अचीव कर पाएंगे। की जरूरत है 4,000 रुपए, क्योंकि देखिए 10,000 इनके पास ऑलरेडी SIP में है तो वो ये कंटिन्यू कर सकते हैं और 4 या 5,000 जैसा मैंने पहले कहा ये रेकरिंग डिपॉजिट में डाल रहे हैं। अगर उसको ये रीअलाइन कर दें अपने लॉन्ग टर्म गोल से और वो पैसा भी अगर इक्विटी फंड में आ जाए तो जो 14,000 की जो जरूरत है इनको वो यहाँ पे इनको। तो आप कह रहे हैं कि RD बंद कर देंगे अपनी? जी, बिकॉज अगर आपने अपने गोल डिफाइन कर लिए, ये पैसा अगर RD में आपने स्टे रखा है क्योंकि आपको सेफ लग रहा है लेकिन चाहिए आपको 8 या 20 साल के बाद, तो रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा रखने का मतलब नहीं है। अल्टीमेटली वहां पे कितनी रिटर्न मिलेगी आपको, और क्योंकि यहाँ पे आप मेजरली इक्विटी एज एन एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके रिटर्न जो है कहीं ज्यादा बेहतर होंगे। तो मुझे लगता है अगर ये पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बदलाव करें, जो पैसा रेकरिंग डिपॉजिट में डाल रहे हैं वो पैसा अगर SIP के द्वारा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें, तो जैसा मैंने कहा उनको कुल मिला के 14,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है स्पेशली इनकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, क्योंकि 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे समय ऐसे आएंगे जब उतार चढ़ाव होगा, उससे घबरा के अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद ना करें। अगर ये अपनी टाइम होराइजन से कमिटेड रहे तो मुझे लगता नहीं कोई कारण है। उन्होंने कहा था एक्चुअली इनको 1 लाख रुपए की मंथली इनकम की जरूरत है, तो मैंने ऐसे वर्कआउट किया है कि अगर मान लीजिए इनको अगर 8% की रिटर्न मिलती है उस समय पे, तो करीब इनको 1.5 करोड़ का एक कॉर्पस बनाना पड़ेगा 20 साल के बाद, और उसके लिए मैंने कहा है कि इनको 8,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने। तो इस तरह से अपनी जो इन्वेस्टमेंट अगर करें तो दोनों गोल जो है उनके। लेकिन आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में सभी फंड्स रखने चाहिए या कुछ कम कर सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है पोर्टफोलियो में ज्यादा है यहाँ पे, मतलब जैसे अगर हम देखें IDFC प्रीमियर इक्विटी रख सकते हैं, HDFC टॉप 200 है, इक्विटी फंड है, ये 3 फंड रखें मुझे लगता है। तो गोल्ड फंड पर आपका क्या टेक है? गोल्ड फंड भी रख सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप एसेट एलोकेशन की बात करें तो गोल्ड जो है आपके इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। जनरली जो है करीब 10% आपका अगर पोर्टफोलियो में हो लॉन्ग टर्म के लिए, जो यहाँ पे है 10,000 का आई थिंक 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो विच इज 10%, तो उसमें अगर चाहें तो उतना पैसा कंटिन्यू कर सकते हैं। ICICI डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में आपका क्या टेक है? इसमें ये डाल रहे हैं 2,000 रुपए। नहीं, जैसा मैंने कहा इनको 3 फंड रखने की जरूरत है इक्विटी में, उन तीनों में रखें। उनसे एक तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, दूसरे जिस तरह का उनको पोर्टफोलियो में सही बैलेंस चाहिए लार्ज और मिड कैप का, वो भी उनको मिल जाएगा।
मेरे ख्याल से अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए इन्होंने आईसीआईसीआई चाइल्ड प्लान भी यहाँ पर लेके रखा हुआ है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि ये निकलने की सोच रहे हैं, तो क्या कॉल ले उस पर? देखिए, चाइल्ड प्लान के अपने फायदे भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसा उन्होंने कहा, इनके पास 50 लाख की टर्म प्लान है, तो अगर ये मान के चलें कि उनके इनकम के हिसाब से ये 10 गुना के करीब अगर बैठती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया टर्म प्लान से और अपने जो गोल्स हैं उसके लिए आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के द्वारा इक्विटी में, तो मुझे लगता है वो जो है वो बेहतर ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा, इनकी लिमिटेशन भी है, इनके एडवांटेज भी है। अगर आप बहुत एक्टिव इन्वेस्टर नहीं हैं, आप नहीं समझते किस तरह से इन्वेस्ट करना है, तो चाइल्ड प्लान एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन क्योंकि इन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया और अच्छे से शुरू किया है, तो मुझे लगता है उसकी बहुत ज्यादा यहाँ पे यूटिलिटी इनके पोर्टफोलियो में नहीं है। यहाँ पे नवीन, आपका और कोई सवाल है? हाँ मैम, तो ये जो मेरे को इसमें जो 25,000 रुपीज ईयर मेरा ईयरली जो बचेगा इसमें से, तो मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ? मतलब इन्हीं तीन शेयर्स में लगाऊं? बिल्कुल, ये जो 3 फंड्स के नाम आपको बताएंगे हेमंत ने, उन्हीं में आप लगा सकते हैं। आपको अपने पीपीएफ का जो पैसा है, माफ कीजिएगा, जो आपने आरडी में आप लगाते हैं 5,000 रुपए, उन्हीं को ही इन फंड्स में आपको निवेश करना है। मेरा पीएफ जो मतलब उसमें पीएफ में भी मेरा 4,000 रुपीज मतलब पर मंथ निकल रहा है, तो मतलब 18,000 के आसपास मेरा इसमें से निकल रहा है। जो आपने 14,000 बताया, तो उस पर मेरे टारगेट में ज्यादा ही हो जाएगा ये वाला तो मेरा। नहीं, तो यहाँ पर आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपनी आरडी बंद करने की जरूरत है। थैंक यू। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि बजट में ईटीसी को लेकर क्या हुए अहम बदलाव, टैक्स प्लानिंग के लिए कैसे और कहां करें निवेश, ये सब जानिए ब्रेक के बाद।